So once again, after very long time, क्लास 10th का जो हम लोगों ने नेशनलिज्म फ्रेंच रिवॉल्यूशन देखा था, नेशनलिज्म इन यूरोप देखा था। तो बहुत दिनों के बाद ये वीडियो हम लोगों का फिर से यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है और इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया के बारे में। अब ये जो है यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान देना है कि हम लोग जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोगों का पढ़ाई करने का जो तरीका होना चाहिए वो एकदम एग्ज़ामिनेशन बेस्ड होना चाहिए, एग्ज़ामिनेशन फोकस्ड होना चाहिए। और हम लोगों को ये हर तरह से सोचना चाहिए कि हम लोग किस तरह से एग्ज़ाम में हम लोग बेटर तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। हर चीज़ पढ़ लेना एक एक स्ट्रैटेजी नहीं है। पढ़ने के बाद उसके अकॉर्डिंगली अच्छे से स्कोर करना ही एक सही तरह का स्ट्रैटेजी है। So once again, welcome in this series all the students with a lot of energy and positive excitements here. तो यहाँ पर हम लोग चैप्टर्स के बारे में जानेंगे, नेशनलिज्म इन इंडिया। यहाँ पर एक टाइटल आप लोगों को दिख रहा होगा, वार ऑफ ब्लड अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। ये लड़ाई जो है, ये लड़ाई खून की लड़ाई है। ये जो लड़ाई है ये बदले की लड़ाई है। ये जो लड़ाई है ये हर उस राइट्स की लड़ाई है जो ब्रिटिशर्स ने इंडिया से छीन लिया था। अब इंडियंस की बारी आ गई थी कि ब्रिटिशर्स से अपना हक को सही तरीके से उनसे डिमांड किया जाए, और अगर वो डिमांड पर वो नहीं देते हैं तो उस डिमांड के अकॉर्डिंग वो इंडिया के पास वो कैपेबिलिटी अब आने लगी थी कि वो उससे छीनने के भी सारी उम्मीदों को वो कर रहे थे। अब यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या चीज़ यहाँ देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, बेसिक थीम यह है कि नेशनलिज्म हमारा होता क्या है, नेशनलिज्म का मतलब क्या है। तो नेशनलिज्म जो होता है वो बेसिकली आप लोगों को पता होना चाहिए कि नेशनलिज्म जो है वो हम लोगों का एक यूनिटी है, एक यूनिटी है, एक अफेक्शन है, एक प्यार है अपने देश के प्रति। ठीक है, ये चीज़ हमने जो है, हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, हमने यूरोपियन रिवॉल्यूशन में, हमने नेशनलिज्म यूरोप में सारी चीज़ों को देखा था। इस चीज़ों को हम यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे तरीके से देखेंगे। नेशनलिज्म चाहे किसी भी कंट्री का हो, इसके जो मायने और मतलब होते हैं वो अलग नहीं होते हैं। ठीक है, अब नेशनलिज्म में होता क्या है भाई, नेशनलिज्म में ये क्या है, ये सिटीजन है, ये क्या है भाई, ये कंट्री है। अब एक तरह का अफेक्शन, एक तरह का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इन दोनों के बीच में होता है। सिटीजन ना तो कंट्री को छोड़ता है और कंट्री ना तो सिटीजन को छोड़ता है। इट मीन्स डैट कि कंट्री भी इन सिटीजन का ख्याल रखता है, इनके राइट्स का ख्याल रखता है, इनके ड्यूटीज़ का ख्याल रखता है। तो ये जो है ना, ये बॉन्ड है, ये नेशनलिज्म इन दोनों के बीच का एक बॉन्ड है जो स्ट्रॉन्ग फील ऑफ लव, स्ट्रॉन्ग अफेक्शंस इन दोनों के बीच में ये शो कर रहा है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम लोगों के पास एक चीज़ और है कि इस इंट्रोडक्शन में हम लोग पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे। इस इंट्रोडक्शन में देखिए सबसे पहले चीज़ें क्या है, जो चीज़ हमने पहले पढ़ा था उसी चीज़ को यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। नेशनलिज्म में हमने पढ़ा था क्या, यूरोपियन नेशनलिज्म की बात की जाए तो वहाँ पर एक चीज़ पढ़ा था हमने, नेशन स्टेट। क्या होता है ये नेशन स्टेट, चाहे इंडिया हो, चाहे यूरोप हो, चाहे कोई भी कंट्री हो, अगर नेशनलिज्म होगा तो ये नेशनलिज्म जो होगा इसका मतलब यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर होगा कि वहाँ पर फीलिंग ऑफ नेशन स्टेट ज़रूर होगा। देखिए, नेशन में ही नेशनलिज्म जो होता है वो ऐड होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर नेशन है तो नेशनलिज्म है, और अगर नेशन नहीं है तो नेशनलिज्म भी नहीं है। तो अब इसको हम कैसे यहाँ पर हम लोग इंटरलिंक्ड कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग इंटरलिंक्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ और भी देखना है कि नेशन स्टेट एक ऐसा स्टेट होता है, कंट्री का ऐसा सिचुएशन होता है जहाँ पर हर नागरिक उस देश का अपने आप को फ्री महसूस करता है। किस चीज़ में फ्री महसूस करता है, अपने डिसीजंस को लेने में। उसका एक रोल होता है अपने कंट्री के प्रति, वो हर एक्सप्रेशंस को बहुत फ्रीली अपने कंट्री में रख सकता है।
इवन वो पॉलिटिकल राइट्स भी उसके पास होते हैं, सोशल राइट्स भी उसके पास होते हैं, कल्चरल राइट्स भी उसके पास होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये नेशन स्टेट का एक बहुत अच्छा फीचर्स माना जाता है। इसके बाद हमने हमने यूरोपियन नेशनलिज्म में एक चीज़ और भी देखा था कि वहाँ पर एक कलेक्टिंग फीलिंग, सेंस ऑफ कलेक्टिंग फीलिंग एक हुआ करता था। क्या होता है ये? आप अपने देश का सिंबलाइजेशन यूज़ करते हैं, आप अपने देश का आइकन्स यूज़ करते हैं, आप अपने देश के प्रति एक पेट्रियोटिक सॉन्ग्स अगर आप उसको यूज़ करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं एक ऐसा सेंस ऑफ फीलिंग आता है जो यूनिटी को कहीं ना कहीं डिफाइन करता है। जब हमारे देश में हमारे हमारे झंडे की बात होती है, हमारे नेशनल फ्लैग की बात होती है, तो वो भी एक तरह का हमारा नेशनल सिंबल है। तो एक पैट्रियोटिज्म का पूरा फीलिंग्स इस नेशनलिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये जो होता है ये सब साथ में जो होते हैं इसी को बोलते हैं हम लोग सेंस ऑफ कलेक्टिव फीलिंग्स, है ना। इसके बाद एक चीज़ और भी है यहाँ पे एक चीज़ है कि सबसे पहले है कॉलोनीज। कॉलोनीज होता क्या है? बहुत लोगों में ये कन्फ्यूजन है या बहुत लोग ऐसा समझते हैं कि कॉलोनी जो है, ब्रिटिशर्स जब आए थे इंडिया में तो ये छोटे छोटे पार्ट्स में इंडिया को फ्रैगमेंट कर दिए थे भाई, छोटे छोटे पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड कर दिया था। तो ये सारे पार्ट्स जो थे ये सब कॉलोनी हुआ करते थे। हर कॉलोनी का एक अपना एम्पायर होता था भाई, अपना प्रिंस होता था, अपना राजा होता था, है ना। तो ये ऐसा हमने यूरोपियन कल्चर में भी देखा था, नेशनलिज्म यूरोप में भी देखा था। तो पहला बात ये है कि चलिए ये तो कंसेप्शन सही है, लेकिन देखिए कॉलोनीज का बेसिक मतलब ये होता है कि अगर कोई भी कंट्री, ठीक है, इसे फिर से हम थोड़ा सा समझते हैं सही तरीके से। अगर कोई भी कंट्री, ठीक है, अगर ये एक कंट्री है, ये दूसरा कंट्री है, कोई भी कंट्री, ये कंट्री नंबर 1, ये कंट्री नंबर 2, अगर कंट्री 1 अगर कंट्री 2 को कैप्चर कर लेता है तो यहाँ का सारा पार्ट कंट्री 1 के अकॉर्डिंग होगा। इस सारे पार्ट पर कंट्री 2 का जो होगा हक वो किसका होगा? कंट्री 1 का होगा। इवन कंट्री 2 में जो शासक होंगे, जो रूलर होंगे, वो भी कंट्री 1 के ही होंगे। शासन करने का जो व्यवस्था होगा वो भी कंट्री 1 ही वहाँ पर ऑपरेट करेगा। इस कंडीशन में ये जो छोटे छोटे पार्ट्स में ये लोग डिवाइड जो कर देते हैं ये होता है कॉलोनी। और ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? कॉलोनाइजेशन कहलाता है। तो आई थिंक कि ये कंसेप्शन क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी आता है, ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव फ्रेम ऑफ क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। क्या है ये चीज़ कि कॉलोनाइजेशन का जो पर्पस होता है वो होता क्या है, मतलब इसका मुख्य उद्देश्य क्या है भाई। अब एक सिंपल सा चीज़ है कि इतना बड़ा एक स्टेट है भाई, अब एक राजा यहाँ का हेड है, कितना टफ होगा उसको यहाँ पर पूरे चीज़ों को देखना। इस पूरे कंट्री में वो कितने चीज़ों को देख सकता है? पॉलिटिकल चीज़ों को देखेगा, सोशल चीज़ों को देखेगा, रिलीजियस चीज़ों को देखेगा, कॉम्युनल की चीज़ों को देखेगा, इतनी इकोनॉमिकल चीज़ों को देखेगा। इतनी सारी चीज़ हैं कि वो एक साथ सारी चीज़ों पर नज़र नहीं रख सकता। अगर एक पर नज़र रखेगा तो कहीं और दूसरी जगह उसका एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं लैक करेगा। तो इसके लिए क्या कंसेप्शन आया? इसके लिए कंसेप्शन आया कॉलोनाइजेशन का, कॉलोनी का कंसेप्शन आया। अब क्या था भाई ये कॉलोनी का कंसेप्शन? कॉलोनी के कंसेप्शन में ये बोला गया अगर बड़े से स्टेट्स को हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, या कोई कंट्री ही क्यों ना हो, तो यहाँ का राजा कोई और है, यहाँ का राजा कोई और है, हर एरिया का राजा कोई और है, तो इस एरिया का राजा तो इतना ही दूर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फिर इस एरिया का जो राजा है वो इतना ही दूर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फिर इस एरिया का राजा, मतलब यहाँ से सिस्टम को स्टेबल करना, एडमिनिस्ट्रेट करना, एडमिनिस्ट्रेशन की जो व्यवस्था है वो काफ़ी अच्छी हो गई है। यानी कि अगर छोटा जगह है तो एडमिनिस्ट्रेशन हम बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। एग्जाम्पल एक सिंपल सा चीज़ है, आप अपने घर में ही ले लीजिए। आप अपने पूरे, आपका बहुत बहुत बड़ा आपका दो तीन फ्लोर आपका घर है, तो अब ऑब्वियस बात है पूरे घर को देखना काफ़ी ज़्यादा टफ है। एक फ्लोर को देखना थोड़ा सा आसान है, उस एक फ्लोर में 2 रूम को देखना आसान है, उसके कंपेयर में एक रूम को देखना काफ़ी आसान है। तो जितना छोटा एरिया है शासन करने का व्यवस्था उतना ही ज़्यादा आसान है। तो इसलिए कंसेप्शन ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ कॉलोनीज़ का। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या हुआ कि कॉलोनीज़ इतना ज़्यादा बढ़ रहा था इंडिया में, ब्रिटिश इतना ज़्यादा ऑक्यूपाई कर रहे थे कि वहाँ लोगों में एंटी कॉलोनियल फीलिंग्स आने लगा। एंटी कॉलोनियल फीलिंग क्या? कॉलोनीज़ को नहीं बनने देना,
मतलब जो ब्रिटिश लोग जो कॉलोनी का जो फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो इंडियंस लोग जो थे वो क्या थे, वो इंडियंस लोग बेचारे उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फेस कर रहे थे अपने आप को। क्या हो रहा था, मतलब एक एरिया था, एक किसान वहाँ हुआ करता था, एक किसान का ज़मीन हुआ करता था। वो ज़मीन क्या कर किया जाता था, वो क्या होता था, कैप्चर्ड कर लिया जाता था, ब्रिटिश कैप्चर कर लेते थे उसको। और उसके बाद उस ज़मीन को तो कैप्चर किए ही किए, वो उस ज़मीन पर जो हक हुआ करता था एक मज़दूर का, वो एक किसान का, वो उसको बॉन्डेड लेबर के लिए भी मजबूर करते थे। मतलब आपको मजदूरी करना है तो करना है, मतलब हम आपकी ज़मीन भी लेंगे और आपसे मजदूरी भी करवाएंगे भाई। तो इतना सारा प्रॉब्लम, ये कहीं ना कहीं सब लोगों में एक तरह का एंटी कॉलोनियल फीलिंग जो था वो जनरेट कर रहा था। मतलब अंदर जो था वो धीरे धीरे इंडियंस के दिल में जो आग था वो ब्रिटिश के लिए, ब्रिटिश के अगेंस्ट में वो लगना शुरू हो चुका था। एंटी कॉलोनियल फीलिंग्स है ना, इसको बोलते हैं एंटी कॉलोनियल फीलिंग्स। अब क्या हुआ, इस बीच में वहाँ पर एक बहुत बहुत अच्छा वहाँ पर एक इंसिडेंट हुआ था। वहाँ पर गांधीयन कंसेप्शन का इमरजेंस हुआ। सिंपल सी बात है, गांधीयन, ऑब्वियस बात है, जब गांधीयन है, गांधीयन क्या है भाई, गांधी जी तो एंट्री कर गए, गांधी जी का एक इंपॉर्टेंट रोल है। गांधी जी बड़े फेमस हैं भाई, फादर ऑफ नेशन के नाम से जाने जाते हैं, इनके बारे में और भी चीज़ हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ये है कि एंटी कॉलोनियल फीलिंग्स के समय गांधी जी का सोच, गांधीयन थाउट्स, ठीक है, गांधीयन कॉन्सेप्शन का मतलब हुआ गांधीयन थाउट्स, यानी गांधी जिस सोच से बिलोंग करते थे उस सोच का वहाँ पर, उस थिंकिंग का वहाँ पर क्या हुआ, इमरजेंस हुआ। और गांधी जी जो थे उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने सब लोगों को जागरूक करना, अवेयर करना शुरू कर दिया कि अब अंग्रेज आप लोगों के साथ बहुत जुल्म कर रहे हैं, अब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है आप लोगों के साथ, आपकी ही ज़मीन है, आपका ही मेहनत है और आपसे ही मजदूरी ज़बरदस्ती करवाई जा रही है। तो इन चीज़ों को अवेयर करवाया किसने, गांधी जी ने। तो इसलिए गांधी जी का रोल काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए गांधी जी ने यहाँ पर सारे लोगों को एक साथ इकट्ठा किया, सारे लोगों को एक साथ इकट्ठा किया। इसके बाद एक बार ऐसा समय आया कि देखिए, इंडियन रसिस्ट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। अब इसका मतलब थोड़ा समझिएगा जरा अच्छा से, ये रेसिस्टेंस की बात क्यों हो रही है। देखिए ये हैं हमारे ब्रिटिशर्स और ये हैं इंडियंस, ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छा से समझना है। अब देखिए कंसेप्शन क्या है, शुरू में ब्रिटिश जब आता है तो इंडियन को बहुत डर होता है। उसके बाद धीरे धीरे ब्रिटिशर्स क्या करता है, इंडियंस को वो मारता है, पीटता है, उनसे वो काम करवाता है, फोर्स लेबर करवाता है। धीरे धीरे उसका जो जुल्म है, उसका जो गुलामी है भाई इंडियंस के प्रति, इंडियंस को वो गुलाम बनाना शुरू करता है। अब सिचुएशन एक इमेजिन करिए, एक इमेजिनेशन करना है यहाँ पर। अब इंडियंस के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो बेचारे ऐसे भी बगावत करेंगे तो मरेंगे, और अगर नहीं बगावत भी करेंगे तो ब्रिटिश उन्हें जिंदा नहीं रखने वाला है, उन्हें टॉर्चर करके ही मार देने वाला है। तो एक जो बोलते हैं ना चरण सीमा, अब वो चरण सीमा जो है वो एक्सीड कर गया अपने लिमिट को, और वो चरण सीमा किसका था भाई, इंडियंस का था। अब ब्रिटिश का जो जुल्म था वो सहने की ताकत अब इंडियंस में नहीं थी। अब इंडियंस को ऐसा लगने लगा कि अब मेरे में डर बचा ही नहीं, अब हम डर के क्या करेंगे, डरने से भी तो वही हो रहा है जो नहीं डरने से होगा। बट वहाँ पर ये है, यहाँ तो जो बोलते हैं ना घुट घुट के मरना, लेकिन ऐसे क्या होगा, वो एक बार मरेंगे। तो इंडियंस को लगता था कि अब कंडीशन इतना ख़राब हो चुका है कि वो मरना पसंद करेंगे, बट वो अब ब्रिटिश का जो छोटा छोटा जो गुलाम है, जो गुलामी हो रहा है यहाँ पर, उसके लिए वो हरगिज भी इंडियंस तैयार अब नहीं थे। अब लड़ाई जो है, अब जो आग है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, वो लगना यहाँ से शुरू हो गया। यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रहा था कि इन दोनों के बीच में कोई भी यहाँ पर एक अंडरस्टैंडिंग्स नहीं हो रही थी, क्योंकि ये ब्रिटिशर्स नहीं चाह रहे थे कि इंडियंस उनको समझें, है ना, क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिशर्स कोई ऐसा काम ही नहीं कर रहे थे जहाँ पर इंडियंस के फेवर में वो काम हो। तो ऑब्वियस किसान के लिए भी वो क्या कर रहे हैं, उनकी ज़मीन को ले रहे हैं, उनकी मजदूरी ले रहे हैं, उनको बॉन्डेड लेबर करवा रहे हैं भाई। तो सारा चीज़ ये अगेंस्ट द सोल मोटो यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने किया इंडियंस के अकॉर्डिंग। तो अब इसके बाद क्या है भाई,
इसके बाद देखिए यहाँ पर एक चीज़ क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक ये है कि रिलेशन ऑफ वर्ल्ड वार फर्स्ट विद द नेशनलिज्म इन इंडिया। क्या है ये चीज़? रिलेशन ऑफ वर्ल्ड वार फर्स्ट विथ नेशनलिज्म इन इंडिया। अब देखिए यहाँ पर कंडीशन ये है, यहाँ पर क्वेश्चन ये है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है, उससे पहले हम लोगों को यहाँ पर टॉपिक को समझना है। वर्ल्ड वार फर्स्ट जो था काफ़ी इंपॉर्टेंट था, वर्ल्ड वार फर्स्ट। और यहाँ पर आप कमेंट के नीचे ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो के नीचे कि वर्ल्ड वार फर्स्ट का जो पीरियड था वो कब से कब तक का था। अब यहाँ पर एक चीज़ और भी बताना है कि वर्ल्ड वार फर्स्ट जो हुआ, चलिए बढ़िया है, लेकिन नेशनलिज्म इन इंडिया में इसका क्या रोल था, क्या इससे कुछ इसका रिश्ता था, अगर था तो क्या था। इसी टॉपिक्स को यहाँ पर क्वेश्चन के फॉर्म में फॉर्मुलेट किया गया है, एनसीईआरटी में भी है, थोड़ा सा अपडेट करके यहाँ पर मैंने इसको क्वेश्चन को फॉर्मुलेट किया है। हाउ डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वार फोर्स द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है वो इंडिया में नेशनलिज्म की फीलिंग्स को कैसे वो यहाँ पर डेवलप्ड करते हैं, कैसे वो यहाँ पर थ्रो करते हैं। तो इसके लिए हमने कुछ पॉइंट्स को लिखा है और एक एक करके पॉइंट्स समझेंगे। अगर पॉइंट्स को समझ लिए तो एक बात कंफर्म है कि यहाँ से आपको एक बार बुक पढ़ने के बाद आपका सारा कंसेप्शन क्लियर हो जाएगा। क्योंकि बुक पढ़िएगा तो बुक पढ़ने के बाद आपको चीज़ें बहुत सारी मिलेंगी, बट मैं यहाँ पर सारा चीज़ जो है एक साथ इंटरलिंक्ड करके आपको बता रहा हूँ। एंड ट्रस्ट मी कि एक बार अगर आप समझ लेते हैं तो इसके बाद अगर बुक पढ़िएगा तो कमेंट जरूर करिएगा कि आपको इस वीडियो के बाद पढ़ने के बाद आपको बुक के बाद समझने में काफ़ी आसान हुआ या नहीं हुआ। सो अगेन प्रोसीड करते हैं हम लोग आगे, इसके रीजन्स को जानेंगे। तो इसके बाद जो है हम लोगों का जो रीजन्स है वो हमने कुछ इस तरह से लिया है। रीजन्स हमारा क्या है? रीजन्स हमारा है कि वर्ल्ड वार फर्स्ट जिसका समय है 1914 से 1918 तक, इस टाइम में इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ। ऐसा नहीं है, देखिए सबसे बड़ा चीज़ है कि किसका डिस्टर्ब हुआ। इंडिया तो वर्ल्ड वार फर्स्ट में पार्टिसिपेट किया नहीं था क्योंकि हम लोग उस लायक थे नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ भी ब्रिटिश लोगों का यहाँ पर था क्या, हमारे यहाँ कब्जा था भाई, एम्पायर उनके हाथों में था। तो ये जो वर्ल्ड वार फर्स्ट था ये बेसिकली इंडियंस के लिए नहीं था, ये ब्रिटिशर्स के लिए था, सुप्रीम पावर्स के लिए था। जब ये बहुत सारे कंट्री जो थे एशियन और यूरोप, इन सब कंट्री के लिए था, बट इंडिया के लिए नहीं था क्योंकि इंडिया तो बेचारा खुद से ही परेशान था। अब यहाँ पर ये हुआ कि वर्ल्ड वार फर्स्ट तो अपने जगह था और इस वर्ल्ड वार में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस हो रहा था, पॉलिटिकल लॉस हो रहा था। जैसे एग्जांपल एक चीज़ लेकर चलते हैं, अगर कहीं पर भी लड़ाई हो रही है तो वहाँ पर उसका इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब होगा, उसमें जो पैसा लग रहा है, जो डेवलपमेंट के लिए पैसा लग रहा है, जो कंडीशन है वहाँ पर वो क्या होगा, दिनों दिन ख़राब होते जाएगा। सिचुएशन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी वहाँ पर डिस्टर्ब होगा। तो ये लड़ाई होने से तो ये तो असर किसी वर्ल्ड वार में भी, ये किसी वार में भी ये होगा इफेक्ट, बट वर्ल्ड वार जो था ये ग्लोबल लेवल पर था तो इसने काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट किया। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ, इकोनॉमी लॉस हो रहा था, पॉलिटिकल लॉस हो रहा था, सब जगह तबाही यहाँ पर मची हुई थी वर्ल्ड वार फर्स्ट के टाइम में। तो क्या हुआ, डिफेंस एक्सपेंडिचर यानी कि गोला बारूद के लिए भी खर्च तो भाई बहुत ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि लड़ाई लड़ने के लिए तो आपको गोला बारूद, डिफेंस के लिए सामान तो चाहिए ही चाहिए। तो अब वहाँ पर खर्च बहुत ज़्यादा हो रहा था और खर्च हो रहा था तो वहाँ पर पैसे नहीं थे, इकोनॉमी नहीं था, वहाँ पर इकोनॉमी डिस्टर्ब था। तो होगा क्या, करना क्या पड़ेगा, वहाँ पर कुछ ऐसे वहाँ पर चीज़ निकल कर आए, एक वार लोन्स को वहाँ पर लिया गया। अब कोई कंट्री होगा ना भाई, कोई आदमी होगा ना जो उसको पैसा देगा फिर डिफेंस के सामान को खरीदने के लिए, क्योंकि पैसा तो वहाँ है नहीं कंट्री के पास। तो वहाँ पर कैसा कंडीशन आ गया कि पैसे की कमी हो गई, लेकिन वहाँ डिफेंस का तो ज़रूरत था ही। उस कंडीशन में वार लोन्स लिया गया, एक कंट्री दूसरे कंट्री से, फ्रेंड कंट्री से वो उससे लोन लिया करता था। दूसरा चीज़ क्या हुआ, इंडिया में ब्रिटिश का काफ़ी ज़्यादा कब्जा हुआ करता था। तो इंडिया में जो ब्रिटिश का कब्जा हुआ करता था तो भाई ब्रिटिश इंडिया में बहुत सारे अपने सामानों को बेच रहे थे, तो उन्होंने उस सामानों को इंडिया में क्या किया, टैक्स में बढ़ा दिया। अपने सामानों की कीमत इंडिया में उन्होंने क्या किया, बढ़ा दिया। अब इससे क्या होगा,
ज़्यादा दाम पर इंडियंस को मजबूर किया गया कि आप मेरी सामान को खरीदिए, और ज़्यादा दाम पर सामान खरीदिएगा तो एक तरफ तो लोन आपको मिल रहा है भाई कंट्री को लड़ाई लड़ने के लिए, और एक तरफ इंक्रीज टैक्सेशन से भी इनका डिफेंस एक्सपेंडिचर का काम हो जा रहा है। तो ये भी एक इनका रणनीति था। मतलब सिंपल सी भाषा में यहाँ पर अगर बोला बोला जाए तो ये है कि लड़ाई लड़ने का जो लॉस हो रहा है ये ब्रिटेन से आ रहा है, ये ब्रिटिश लोग बेचारे फेस कर रहे हैं, लेकिन उसका हर्जाना किसको भुगतना पड़ रहा है? तो इंडियन को। मतलब इंडियंस डायरेक्टली तो लड़ाई में वर्ल्ड वार फर्स्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली वो कहीं ना कहीं वर्ल्ड वार फर्स्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि उनका पैसा लग रहा है। सामान को वो ज़्यादा कीमत पर उनको फोर्स किया जा रहा है कि भाई मेरी सामान खरीदो, मेरी सामान खरीदो। तो ये कंडीशन जो था, ये इंडियंस के दिल में ब्रिटिश के लिए एक अच्छा सिंबलाइजेशन नहीं कर रहा था। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद क्या हुआ? इतना ही नहीं, वहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट कमोडिटीज़ हुआ करती थी उनका जो दाम था वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, काफ़ी दुगने दामों में बेचा जा रहा था। तो जैसे खाने के सामान है भाई, तो वहाँ पर क्रॉप्स वगैरह है, तो कोई भी खेती हो रही, मतलब हमारा ही खेत है, हमारा ही सामान है और हमको खरीद के खाना पड़ रहा है भाई, और वो भी ज़्यादा दामों में खरीद कर खाना पड़ रहा है। तो ये प्रॉब्लम भी होने लगा। तो एक तरफ इतना लॉस, दूसरी तरफ हमारा पैसे का काफ़ी ज़्यादा लॉस। तो कहीं ना कहीं ये ब्रिटिश के अगेंस्ट में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। और प्राइसेस की बात की जाए तो ऑलमोस्ट प्राइसेस वहाँ डबल हो गया। और ये कब हुआ? ये 1913 टू 1918 के टाइम में ही, यानी कि जब वर्ल्ड वार चल रहा था उसी समय ये सब चीज़ें वहाँ पर होना शुरू हो चुका था। इसके बाद एक चीज़ और भी हुआ कि वहाँ पर एट अ टाइम वहाँ क्रॉप फेल्यूर होने लगा। क्रॉप फेल्यूर तो आपको पता है, अगर वहाँ पर फ्लड आ गया तो इसके कारण हो गया, सूखा पड़ गया तो हो गया। एक तो क्रॉप फेल्यूर है। क्रॉप फेल्यूर होने से क्या होता है भाई? खाना, ऑब्वियस बात है कि शॉर्टेज ऑफ फूड तो होगा ही होगा। इसके बाद जो बचा हुआ खाना है वो बेचारा जो ब्रिटेन है वो कर क्या रहा है, ब्रिटिश वो लोग कर क्या रहे हैं, ये लोग कुछ यूरोप में भेज दे रहे हैं और कुछ ब्रिटेन में भेज दे रहे हैं। एक तो क्रॉप फेल्यूर, ऊपर से खाना कम है भाई इंडिया में, और जो खाना बचा हुआ है वो यूरोप में और ब्रिटेन में चला जा रहा है। आप सोचिए कितना किल्लत हो जाएगा खाने का, खाना वहाँ नहीं रहेगा। खाने की कमी से बहुत सारी बीमारियाँ वहाँ पर होने लगी। इन्फ्लुएंजा जैसा एपिडेमिक वहाँ महामारी हुआ कर रहा था, फेमिन्स होने लगा, अकाल पड़ने लगा, भूखमरी की कंडीशन आने लगी, 12 से 13 मिलियन लोग वहाँ मारे गए। सोचिए कितना खराब कंडीशन है। मतलब वर्ल्ड वार फर्स्ट का जो कीमत है वो ब्रिटेन से कहीं ज़्यादा इंडिया को चुकाना पड़ा। मतलब ब्रिटिश कहीं ना कहीं वो अपने आप को अफेक्ट जितना किया उससे कहीं ज़्यादा अफेक्टेड वो हम लोगों को कर दिया है भाई वर्ल्ड वार फर्स्ट के समय। तो अब यहाँ पर कंडीशन क्या हुआ? इतना ही नहीं, इसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और भी है भाई कि इतने सारे प्रॉब्लम के बाद एक प्रॉब्लम यहाँ पे सबसे बड़ा है। देखिए लड़ाई हो रहा है तो भाई वर्ल्ड वार फर्स्ट में ब्रिटेन तो लड़ाई कर रहा है भाई बहुत सारे कंट्री के साथ, और इंडिया में क्या हो रहा है पता है? इंडिया में ये रूल कर रहा है तो यहाँ के लोग को तो गुलाम बनाए हुए है। और पता है क्या सबसे बड़ी चीज़ हो रही है? ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ये जो लड़ाई लड़ रहा है, इसके आदमी मारे जा रहे हैं। और पता है ये क्या करता है? ये इंडिया आता है और इंडिया से यहाँ के आदमी को ज़बरदस्ती फोर्सफुली ये अपने आर्मी में रिक्रूट करता है, इसको वो शामिल करता है, और वर्ल्ड वार फर्स्ट में वो बोलता है कि आप मेरे कंट्री की तरफ से आप जाके लड़िए। अब कंडीशन कितना ख़राब है, ये बेचारा वैसे भी मरेगा, इंडियंस के लोग तो वैसे भी मरेंगे अगर लॉ को, अगर इनके नियम को वो नहीं मानेंगे भाई, और वैसे भी मरेंगे वर्ल्ड वार, क्योंकि इंडियन अगर जाएगा तो इनके पास ना तो इक्विपमेंट है, ना इनके पास टेक्नोलॉजी है, ना इनको कोई भी चीज़, इनको प्रशिक्षण मिला हुआ है भाई, ट्रेनिंग नहीं मिला हुआ है। अब बिना ट्रेनिंग का किसी को आप लड़ाई में अगर लगा दीजिएगा, आर्मी में भेज दीजिएगा, तो वो तो मारा ही जाएगा। तो यहाँ पर इनके पास प्रशिक्षण भी नहीं है, ट्रेनिंग भी नहीं है, इनके पास वेपन भी नहीं है, और इनके ऊपर फोर्स भी किया जा रहा है भाई। तो इस कंडीशन में सोचिए कितना प्रॉब्लम होगा, इंडियंस कितने ज़्यादा गुस्से में होंगे। दूसरा चीज़ ये हुआ कि ये फोर्स रिक्रूटमेंट का काम, मतलब ज़बरदस्ती से आर्मी में भाई शामिल करना और वहाँ पर उनको लड़ाई में भेज देना, वर्ल्ड वार फर्स्ट में भेज देना। अब यहाँ एक और भी चीज़ है, इंडिया का कोई भी, ऑब्वियसली यहाँ पर बात हम इंडियंस की तरफ से कर रहे हैं, अब इंडिया का कोई भी आदमी अगर ब्रिटेन में जाएगा तो चलिए एक बात हुआ कि ब्रिटेन का भाई
भाई ये इंडिया तो गुलाम है भाई, ब्रिटेन ने इसको कब्जा में कर रखा है, तो ये तो बात मानेगा ही, नहीं मानेगा तो ब्रिटेन तो वैसे भी मार मार देगा भाई, ब्रिटिश तो इसको वैसे भी टॉर्चर करेगा। लेकिन अगर हम इस इंडिविजुअल की बात करें इंडिया में, जिसको वो अपने आर्मी में वो भर्ती कर रहा है जबरदस्ती, तो एक चीज आप देखिएगा, इंडिया का कोई भी आदमी कोई दूसरे कंट्री के लिए वो कैसे लड़ सकता है? जैसे हम लोग अपने अपने कंट्री के लिए अगर लड़ते हैं, कोई भी अगर अगर यहाँ का जवान है वो बॉर्डर पर अगर लड़ाई लड़ रहा है, तो उसके दिल में एक भावना है कि भाई वो भारत माता के लिए लड़ाई कर रहा है, अपने देश को प्रोटेक्ट कर रहा है। लेकिन उसी को अगर चाइना के बॉर्डर में डाल दिया जाए तो वो क्या होगा? वो उस इंटेंशन से लड़ाई करेगा जिस इंटेंशन से वो इंडिया में कर रहा है। तो एक पैट्रियोटिज्म का भावना भी तो होना चाहिए था। लेकिन ब्रिटिश इन चीज़ों को नहीं समझते थे। उनको बस मतलब ये था कि उनको बस इकोनॉमिक लॉस भी कंपनसेट करना था, और वहाँ पर उनका जो मैन पावर कम हो रहा था, उस मैन पावर को वो क्या कर रहे थे, मतलब वो अपने लोगों को अब बचा रहे थे और इंडिया के लोगों का यूज कर रहे थे लड़ाई में। तो ऑब्वियस बात है, ये इंडियंस के लोग तो बेचारे मारे ही जाएंगे। इसके बाद इतना ही नहीं हुआ, धीरे धीरे लड़ाई और भी आगे बढ़ते गया, और कंडीशन इतना ख़राब हो गया कि हमारे कंट्री में जो लोग थे, जो यहाँ का पैट्रियटिज्म था, वो पूरे तरह से ब्रिटिश के अगेंस्ट में चला गया। अब यहाँ सिचुएशन जो था वो एक ऐसे पॉइंट पर चला गया जो नेशनलिज्म और रिवॉल्यूशन पर डिपेंड था। वो किसके अगेंस्ट में? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। सो यहाँ पर आई होप कि आप लोगों को कॉन्सेप्शन क्लियर हुआ होगा। तो अगर क्लियर हुआ है तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा वीडियो के नीचे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है शेयर करिए, क्योंकि बहुत दिनों से जो वीडियो है वो नहीं आ रहा था, तो अब फिर से वीडियो आएगा। तो आप शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट जरूर करिएगा कि आपको कंसेप्शन क्लियर हुआ है कि नहीं क्लियर हुआ है, क्योंकि अगला वीडियो मैं तभी दूंगा जब यहाँ पर मुझे सारे लोगों का फीडबैक मुझे पता चलेगा। क्योंकि वीडियो बनाने का मेरा इंटेंशन ये होता है कि सारे लोगों का कंसेप्शन क्लियर हो। अगर कंसेप्शन क्लियर नहीं होता है तो वीडियोस का फिर मुझे फिर रिव्यू देना पड़ेगा, फिर मुझे वीडियो को देखना पड़ेगा कि कहाँ पर एरर है, कहाँ पर प्रॉब्लम है। सो thanks for watching today's session, and we will meet you soon as possible. Okay.